हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर। सो अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जहां हम इकोनॉमिक्स बेसिक्स की बात करते हैं, जो ना सिर्फ आपके इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए ज़रूरी है, बल्कि क्योंकि यूपीएससी एक शिफ्ट ले रहा है ना सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछ के बल्कि माइक्रो पूछ के भी, तो वो बेसिक्स क्लियर करने के लिए भी, सो दैट व्हेन यू गो इनटू प्री आपको कोई प्रॉब्लम ना आए प्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एज यू ऑल नो इज द ओनली ऑप्शनल जो प्री से लेकर इंटरव्यू तक आपको हेल्प देता रहता है। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं एंड आवर टॉपिक विल बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरी इकोनॉमिक्स अभी बेस्ड आपको दिखाई देगी, कई बार ग्राफ आगे दिखाई देंगे, वो बहुत पॉसिबल होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर दिखाई दे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई विल ask you or request you to join me on Telegram so that you can get regular PDFs and value added materials for your UPSC preparation and your general knowledge also, आपकी general knowledge के लिए भी regarding economics and policy making. Okay. Also you can reach out to me and follow me on Instagram. और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाउट या यूपीएससी एज अ हाउ द करियर इज and how you will crack it, what should be your optional, if your optional is economics, if you have any problem in theories and concept, you can reach out to me here on Instagram. आप लिख सकते हैं अगर आपको कोई सजेशन देना है या लेना है दोनों चीज़ के लिए, but use it less because you are now a serious UPSC aspirant. We will meet, but अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है you can reach out to me here. मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहली बात कि व्हाट इज दिस पीपीएफ और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको आप पीपीएफ या पीपीसी भी बोल सकते हैं, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो याद हो पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एनी इकोनॉमी, हाउ इट मैनेजेस 3 बेसिक क्वेश्चन: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce, because there is scarcity of resource. By scarcity we mean that resources are limited. Labor is a resource limited, capital is a resource, यानी पैसा भी एक रिसोर्स है, वो लिमिटेड है, उतने में ही आपको मैनेज करना है ताकि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर सके, है ना। स्कार्सिटी है, इकोनॉमिक्स इज मैनेजमेंट ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर योर बेनिफिट। ठीक, तो वो स्कार्सिटी को मैनेज करने के लिए जब आप पढ़ाई करते हैं या किसी ग्राफ पे ट्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी? बिकॉज एज द नेम सजेस्ट, कितना प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉसिबल है इफ द इकोनॉमी इज रनिंग ऑन फुल एफिशिएंसी। फुल एफिशिएंसी पे अगर इकोनॉमी रन कर रही है तो कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल है विथ द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी अवेलेबल। तो यही हमारा पीपीएफ। सो इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है दैट द ट्रेड ऑफ्स एंड चॉइसेस दैट वी हैव टू मेक टू मैनेज आवर स्कार्स रिसोर्सेस सो दैट द 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कैन बी सॉल्व। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये एक ग्राफ है, ठीक है, जो हमें ट्रेड ऑफ्स और चॉइसेस बताता है सो दैट वी कैन मैनेज आवर स्कार्स रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी रन्स ऑन फुल पोटेंशियल। ठीक है, तो बेसिक समझ में आ गया कि है क्या ये थ्योरी, क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की। अब आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं कि कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं, क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन अजम्पशंस। ठीक है, तो अजम्पशंस क्या है उसके? पहला अजम्पशन ये है, इट्स अ 2 गुड्स मॉडल, यानी 2 गुड्स को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, 2 गुड्स मॉडल। ठीक, सेकंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी।
थर्ड, फिक्स्ड और लिमिटेड resources because resources are scarce. And fourth is full utilization of the resources okay, so these are some of the assumptions related to our मॉडल ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. क्या क्या है? टू गुड्स मॉडल है. वी विल सी, हम फूड ले लेंगे और क्लोथ ले लेंगे. ठीक, ये कांस्टेंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कि टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी मशीन्स आ गई कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर अच्छी मशीन आ गई या लेबर स्किल्ड हो गया तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा. सोच के देखो, ठीक है ना. तो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा. तो हम ये मान के चलते हैं कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ये टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है. ऑल्सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द गिवन रिसोर्सेज. अगर ये चारों चीज़ें पॉसिबल है तो इकोनॉमी विल रन एट फुल एफिशिएंसी और फुल पोटेंशियल. तो ये चार अजम्पशंस, बेसिक अजम्पशंस है हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मॉडल के. ठीक है, तो हमने दो अपना गुड्स ले लिया है, फूड एंड क्लॉथ. लेट्स सी इस अजम्पशन के बाद बात क्या होती है. तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, ठीक, और एक तरफ रख लें हम लोग फूड, और एक तरफ हम लोग रख लें क्लोथ्स. ठीक है, जो भी हमारे पास गिवन रिसोर्स है, लेट्स से जितना भी मैक्सिमम गिवन रिसोर्स है हमारे पास, ठीक है, अगर हम वो सारा रिसोर्स लगा दें, सारा का सारा, सब रिसोर्स सिर्फ एक ही चीज प्रोड्यूस करने के लिए करें, यानी एक्सट्रीम्स. अगर सारा रिसोर्स हम इधर क्लोथ के लिए करते हैं तो वो पॉइंट होगा ए, पॉइंट ए लेट्स से. और अगर सारा रिसोर्स हम फूड बनाने के लिए कर रहे हैं तो होगा पॉइंट बी लेट्स से. ठीक है, या फिर हाँ चलो ठीक है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट. ए, और फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स मेक इट पॉइंट ई. ठीक है, बी. ठीक, लेट्स टेक 5 पॉइंट्स. ठीक, पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड हैं, किस लिए? टू प्रोड्यूस क्लोथ. ठीक, यहां पे सारे रिसोर्स यूटिलाइज्ड है, किस लिए? टू प्रोड्यूस फूड. ठीक है, तो बीच में कई सारे ऐसे पॉइंट होंगे जिसमें रिसोर्सेज इस तरह से अलाइन किए गए होंगे कि कुछ क्लोथ बन रहा हो, कुछ फूड बन रहा हो, कुछ क्लोथ बन रहा हो, कुछ फूड बन रहा हो, कुछ क्लोथ बन रहा हो, कुछ फूड बन रहा हो, ऐसा कुछ हो. ठीक है, ऐसा होगा ना. ओके, सो लेट अस सपोज, ठीक, मान लेते हैं कि पहले लेट्स से 0 यूनिट्स ऑफ हमारा फूड है. ठीक, 0 यूनिट्स ऑफ फूड, और लेट्स से 0 यूनिट्स ऑफ क्लोथ है, एंड देयर आर 15 यूनिट्स ऑफ फूड. ठीक, अब 1 यूनिट क्लोथ एक्स्ट्रा बनाने के लिए वी विल हैव टू गिव 1 यूनिट ऑफ फूड, यानी 14 यूनिट्स ऑफ फूड. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है. ठीक है, लेबर कैपिटल जो है आपका लिमिटेड है. तो या तो आप क्लोथ बना सकते हैं या तो आप फूड बना सकते हैं. तो एक एक्स्ट्रा यूनिट क्लोथ बनाना है तो आपको जो आपका मैक्सिमम फूड प्रोडक्शन है उसमें से कुछ रिसोर्स निकालना होगा और वो रिसोर्स लगाना होगा आपको कहाँ? क्लोथ प्रोडक्शन में. ठीक, इसी तरह जब आपको दूसरा यूनिट ऑफ क्लोथ बनाना है तो आपको थोड़ा और ज्यादा यूनिट्स ऑफ फूड गिव अवे करना होगा, लेट्स से 12 यूनिट्स. फिर आपको जब तीसरा यूनिट ऑफ क्लोथ बनाना है तो आपको थोड़ा और, यानी 3 यूनिट, थोड़ा और यूनिट ऑफ फूड को लेट गो करना होगा, सो दैट रिसोर्सेज आर रिलीव्ड फॉर एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ क्लोथ प्रोडक्शन. इसी तरह जब आपको 4th यूनिट ऑफ क्लोथ बनाना है,
ठीक है, चौथा यूनिट बनाना है तो थोड़ा आपको और ज़्यादा लीव करना होगा, लेट्स से 5। एंड जब आपको 5th यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने का मौका मिल जाए, ठीक है, लेट्स से F, ठीक, अगर आपको 5th यूनिट का क्लॉथ बनाना है तो आपको और छोड़ना होगा, यानी यू कांट प्रोड्यूस एनी फूड, ठीक। तो अगर हम इस पॉइंट्स को रीफ्रेम कर लें, ठीक, तो ए ऐसा पॉइंट था जहां पे आप फूड को 15 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और क्लॉथ को 0 यूनिट, ठीक। और क्लॉथ जब एफ पॉइंट तक आया, ठीक है, ऑन एफ पॉइंट यू आर प्रोड्यूसिंग 0 फूड एंड ओनली क्लोथ्स। क्यों? क्योंकि आपको रिसोर्सेज देने पड़ रहे हैं सो दैट क्लॉथ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, and for each extra unit of cloth production you will have to give more and more and more of resources from the food part, ठीक है। तो अगर ये 15 0 है, ठीक है, लेट्स से 3 6 9 12 और ये 15, ठीक, 3 6 9 12 50 और यहाँ पे 0 है तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। तो पॉइंट ए पे मैक्सिमम रिसोर्सेज फूड के लिए हैं, तो मतलब ऑल द रिसोर्सेज फूड के लिए हैं, तो ऑल द फूड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो ये ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट देखो जरा क्या है, बी पॉइंट पे हमने फूड को 1 यूनिट कम किया सो दैट 1 यूनिट हम बना सकें क्या, क्लॉथ का, लेट्स से 13 14 हियर समवेयर हियर, ठीक, जैसे आप बी पॉइंट। अब सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, 1 यूनिट क्लॉथ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें 2 यूनिट फूड प्रोडक्शन छोड़ना पड़ रहा है समवेयर हियर, ठीक। उसके बाद देखो ये बी है, ये सी हो गया। डी पॉइंट पे क्या हो रहा है, 3 यूनिट हमें फूड प्रोडक्शन छोड़ना पड़ रहा है और 1 यूनिट एक्स्ट्रा ऑफ क्लॉथ प्रोडक्शन, लेट्स से हियर 9 समवेयर हियर, ठीक है। उसके बाद देखो ई पे क्या हो रहा है, 1 यूनिट फिर प्रोडक्शन क्लॉथ प्रोडक्शन बनाने के लिए हमें 4 यूनिट ऑफ फूड प्रोडक्शन छोड़ना पड़ रहा है, इट इज समवेयर हियर ई। और उसके बाद ऑल द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ रादर देन फूड। तो अगर हम ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, और क्योंकि ग्राफ हमारा बाई स्केल नहीं है, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर हम अपने ए की पोजीशन सही कर ले, ठीक है, ए एंड दिस इज बी, ठीक, ए 15 0, द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का ग्राफ है, दैट इज कनकेव टू ओरिजिन, ठीक है, दैट इज कनकेव टू ओरिजिन। और ये कनकेव टू ओरिजिन क्यों है, सबसे बड़ी बात, कनकेव टू ओरिजिन इसलिए है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे दूसरे लेक्चर का हीरो होगा। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ताकि आपको ये समझ में आए लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अगर हम बताएं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट फॉरगॉन। कॉस्ट फॉरगॉन का क्या मतलब है कि कुछ पाने के लिए जो आप खो रहे हैं, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल हियर, फॉर मेकिंग फूड, ठीक है, फॉर मेकिंग 15 यूनिट्स ऑफ फूड यू आर टेकिंग अवे, यू आर प्रोड्यूसिंग नो क्लोथ्स, ठीक है। उसी तरह फिर जब आपको 1 यूनिट क्लोथ बनाना था तो आपको 1 यूनिट फूड छोड़ना पड़ा, यानी कॉस्ट फॉरगॉन क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फूड क्या हुआ, 1 यूनिट ऑफ फूड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फूड विल बी 1 यूनिट, हियर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फूड विल बी 2 यूनिट्स, यू आर लीविंग 2 यूनिट्स ऑफ फूड फॉर 1 यूनिट ऑफ क्लोथ। तो जो आप छोड़ रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, कॉस्ट फॉरगॉन, जो आपने छोड़ दिया। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी अब इससे क्वेश्चन पूछने लगा है। इवन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से यूपीएससी सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वो दिन दूर नहीं है जब वो सीएससी की तरफ भी आ जाएगा, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक।
उसी तरह कॉस्ट फॉरगॉन जब आप सी से डी की तरफ जा रहे हैं तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जा रहा है, आपने 3 यूनिट फूड छोड़ना पड़ रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ। वाई? बिकॉज यू नीड रिसोर्सेज फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ क्लॉथ, और वो 1 यूनिट क्लॉथ के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपको कब मिलेंगे, जब आप 3 यूनिट फूड को लीव कर देंगे, 3 यूनिट फूड प्रोडक्शन आपको छोड़ना पड़ेगा। आप देख रहे हैं जो रिसोर्सेज रिलीज करने के लिए एक वन ऑफ द गुड्स को छोड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ते जा रही है, जो छोड़ने की जरूरत है वो बढ़ते जा रही है। द कॉस्ट फॉरगॉन इज इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज वाई आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज concave to the origin। क्यों? क्योंकि for every extra unit of one goods you will have to leave more and more of the other good। क्योंकि पहले आप 1 यूनिट पे 1 यूनिट बना रहे थे, फिर 2 यूनिट पे 1 यूनिट बनाने लगे, फिर आपको 3 यूनिट छोड़ के 1 यूनिट बनाना पड़ा, फिर आपको 4 यूनिट छोड़नी पड़ी 1 यूनिट बनाने के लिए, और फिर आपने सारा रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ प्रोडक्शन के लिए कर लिया। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, इट्स कॉन्केव टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन जनरल ये कॉन्केव होता है, बट स्पेसिफिक केसेस में ये स्ट्रेट लाइन या फिर कन्वेक्स भी हो सकता है, बट वो अभी हमारे इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा जब हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पढ़ेंगे, तब फिर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तब हम समझेंगे कि क्यों ये जो कॉन्केव होता है जनरली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, वो स्ट्रेट लाइन या कॉन्वेक्स हो जाता है। तो अभी हमें लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद रखना है, और यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम अगले लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। अब क्योंकि हमने ये देख लिया है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मेक इट अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम की पॉइंट्स। फूड एंड क्लॉथ, ठीक, कुछ इस तरह का है ग्राफ हमारा। ठीक, तो इन ऑन एनी पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो जो भी पॉइंट इस कर्व पे होगा, एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व विल मीन दैट इकोनॉमी इज वर्किंग विथ फुल एफिशिएंसी और फुल पोटेंशियल। ठीक है, एनी पॉइंट on the production possibility curve will represent that economy is working with full potential। अच्छा, तो अगर कोई पॉइंट इसके नीचे हो या कोई पॉइंट इसके ऊपर हो, तब अगर कोई पॉइंट इसके नीचे हो, दिस मीन्स दैट इट इज द इकोनॉमी इज इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट क्यों बोल रहा है? इनएफिशिएंट इसलिए बोल रहा है क्योंकि जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये अपने पूरे रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर रहा है। अगर पूरे रिसोर्स को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन कर रहा होता तो वो कहीं ना कहीं इस वाले कर्व पे होता। अगर अपने, क्योंकि हमारे एजम्पशंस को याद करो, सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज करके अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे होते, है ना। और कोई भी पॉइंट यहाँ है, दिस मीन्स with the given resources, it is not possible with the given resources to produce on this point। क्यों? क्योंकि आपने अपना मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन इस कर्व पे कर लिया है। मैक्सिमम मतलब फुल पोटेंशियल यूटिलाइजेशन। इससे ऊपर जाना है तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को शिफ्ट होना होगा। अब आता है नया कॉन्सेप्ट, शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग में क्या है? या तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगा या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो अपवर्ड शिफ्ट कब होगा? अपवर्ड शिफ्ट तब होगा जब या तो रिसोर्सेज बढ़ जाए कि भाई हमने कोई माइनिंग की एंड वी हैव मोर रिसोर्सेज, ऑयल मिल गया, हमें लिथियम आयन मिल गया, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, या फिर हमारा लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। तो इन रीजंस में से कोई एक या सारे रीजंस अगर मिल गए, यानी रिसोर्स हमारे पास ज्यादा हो गया, टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई, यानी हम उतने ही गिवन रिसोर्स में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं,
या फिर लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यानी एक लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया, तब के केस में हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो अपवर्ड्स या टुवर्ड्स राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है, सोच के देखो, इसका उल्टा अगर हो जाए, ठीक है, जैसे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए, ठीक, कोई डिजास्टर हो जाए, नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, तो आपके पास नेचुरल डिजास्टर हो या क्राइसिस हो तो आपके रिसोर्सेज कम होते हैं, पैसे कम हो जाए हाथ पे, आपको अपने रिसोर्सेज को किसी और जगह यूटिलाइज करना हो, क्यों, ताकि आप रिहेबिलिटेट कर सके लोगों को। तो जो रिसोर्सेज आपको प्रोडक्शन में लगाने थे क्लोथ और फूड के, वो रिसोर्स आप यहाँ यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास रिसोर्स कम हो गए। ठीक है, और रिसोर्स कम होंगे तो क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल होगा इकोनॉमी का, यानी प्रोडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो कम हो जाएगा। तो अगर कम हो जाएगा तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर टुवर्ड्स लेफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो द शिफ्ट्स, तो हम लोग दो चीज यहां सीखे, हाउ द शिफ्ट्स आर डूइंग, शिफ्ट कब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और पॉइंट्स अबव एंड बिलो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, तो ये है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और ये कहां कहां यूज होता है उसके बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले लेट मी टेल यू दैट ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, प्लस एवरीथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, जो कि आपके जीएस पेपर 3 के साथ और प्रीलिम्स, साथ ही साथ इंटरव्यू, यानी प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, द ऑप्शनल दैट विल बी विथ यू एंड मेक यू अ बेटर पॉलिसी मेकर, विल हेल्प यू गिविंग अ बेटर रैंक, क्योंकि ओवरलैप्स हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ा सिलेक्शन रेशियो देता है इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शनल चाहिए, सो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल्स का न्यू बैच 17 मार्च से शुरू हो रहा है, यानी होली के अगले हफ्ते। ठीक, और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू लेके आया है एक होली फेस्टिवल सेल, जो कि 15 मार्च तक है। ठीक है, इट इज वैलिड टिल 15 मार्च, यानी आज 11 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में आप अगर यूज करते हैं कोड HS Live, ठीक है, अगर आप यूज करते हैं कोड HS Live, रिमेंबर दिस, यू विल गेट योर कोर्सेज फ्रॉम 12,999 ऑनवर्ड्स। बट लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज द बेसिक कोर्स 12,999 वाला, इट डज नॉट हैव टेस्ट सीरीज, इट डज नॉट हैव आंसर राइटिंग। तो याद रहे कि जब भी आप मेंस के लिए जा रहे हैं यूपीएससी में, तो आपको चाहिए 3 चीजें, पहला नोट्स, दूसरा आंसर राइटिंग, और तीसरा रिवीजन। तो ये तीनों चीज आपको बेसिक कोर्स में हो सकता है ना मिले। ठीक, तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू गो एंड चूज द प्लैटिनम बैच, एंड ये प्लैटिनम बैच, ठीक है, गो एंड चूज द प्लैटिनम बैच। जस्ट रिमेंबर, यूज द कोड HS Live टू गेट हाईएस्ट डिस्काउंट। ठीक है, हम बताते हैं प्लैटिनम बैच के बारे में, बट व्हाई यू शुड टेक द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कोर्स, व्हाई, because this has the highest selection ratio among any optional, highest selection ratio, ठीक, plus it's analytical optional and will make you a better policy maker, maximum overlaps from prelims to interview। कोई और ऑप्शनल में प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक का ओवरलैप नहीं होता है, बिकॉज अंत में आपको जाके पॉलिसी बनानी है, और पॉलिसी बनाने में इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करता है। ठीक, प्लस देयर विल बी 400+ आवर्स ऑफ लाइव प्लस रिकॉर्डेड मटेरियल, ये तो सबके पास है। बट अगर आपको चाहिए टेस्ट सीरीज प्लस रेगुलर आंसर राइटिंग, ठीक है, तब आपको जाना होगा प्लैटिनम बैच के लिए। जस्ट रिमेंबर, होली सेल है, 15 तारीख तक है, 17 से हमारा बैच शुरू हो रहा है। बाय 17th ऑफ मार्च वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बैच, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बैच। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ रहे हैं वो थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, उसका हेल्प लेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स का हेल्प लेके और बिल्डअप करेंगे, ग्रो करेंगे अपना इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को। तो याद रहे, व्हाई आई एम टेलिंग यू टू टेक द प्लैटिनम बैच इज बिकॉज ऑफ दीज 4 फीचर्स, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला, रेगुलर आंसर राइटिंग, रेगुलर आंसर राइटिंग
तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना एक हफ्ते में, उसकी क्वेश्चन मिलता है आपको, उसका आपको आंसर लिखना होता है, एंड ऑल्सो रिलेटेड PYQ क्वेश्चंस आर गिवन। अब भाई आपने आंसर तो लिख लिया, उसका इवैल्यूएशन भी तो चाहिए आपको, तो यहाँ आपको मिलती है मेंटरशिप, और मेंटरशिप में आपको मिलता है रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर्स दैट यू आर राइटिंग एंड एनी हेल्प, हम तो है ही, उसके अलावा एक मेंटर भी आपको असाइन किया जाता है। इसके साथ साथ आपको मिलती है टेस्ट सीरीज, एंड आपकी वैलिडिटी ज्यादा हो जाती है 30 मंथ्स तक फ्रॉम 18 मंथ्स, यानी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ज्यादा दिन के लिए अवेलेबल होता है। तो अगर आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है इकोनॉमिक्स की विथ योर आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज, प्लैटिनम बैचेस फॉर यू, ठीक है। एंड प्लैटिनम बैचेस विल बी अवेलेबल इन दिस सेल फॉर ओनली 17,999 और गोल्ड बैच विल बी द स्टार्टिंग प्राइस। बट यही है कि इसमें आपको टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग कुछ नहीं मिलेगा, आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, एंड इट विल बी, आई थिंक इट विल बी मोर एक्सपेंसिव। तो जितने में बाहर आपको मार्केट में सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी, उतने में आपको पूरा कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस आंसर राइटिंग प्लस मेंटरशिप ऑप्शनल में मिलेगी विथ अ क्वालिटी ऑप्शनल दैट विल हेल्प यू ग्रो, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम आएगा 2026 तक, कम से कम आप 7-8 बार रिवीजन कर चुके होंगे इन द क्लास, दैट इज अ गारंटी इन दिस ऑप्शनल, क्योंकि मेरा कोर्स इस तरह से डिजाइंड है, क्योंकि ऑप्शनल के लिए आपको रिवीजन चाहिए, आंसर राइटिंग चाहिए, इवैल्यूएशन चाहिए, वो तीनों इस ऑप्शनल में आपको मिलेगा। दिस कोर्स इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे, सो इफ यू वांट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, और होली के पहले अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि 17 मार्च से तो हमारा बैच है, तो 15th तक आप अगर HS लाइव कोड यूज करते हैं 15th मार्च तक, तो आपको होली सेल में प्लैटिनम मिल जाएगा 17,999, यानी 18,000 से भी कम में। ओके, so just remember to use the code HS Live for the maximum discount, and you can also write to me on my email ID if you have any query। अगर आपको कोई भी दिक्कत है कि ऑप्शनल कैसे लें, कौन सा लें, क्या लें, या फिर इकोनॉमिक्स एज अ डाउट, सब्जेक्ट डाउट है आपको, you can reach out to me here on my social media handles, or you can write to me here on my email ID। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। आगे हम लोग मिलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।